रिकॉर्डिंग पे लगाना चलिए मैग्नेटिक मोमेंट बताइए जल्दी से इन दोनों का निकाल करके। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। इसलिए बेटा एनसीईआरटी से करा रहा हूँ ताकि कोई पॉइंट छूटे नहीं और आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस में रहे कि ये जो है हमारी एनसीईआरटी 100% कवर हो रही है। और बाकी आप लोग एनसीईआरटी सी ब्लॉक पी ब्लॉक इन सबके लिए एक बार पढ़ेंगे जरूर। सर दोनों का अंडर रूट 15 आ रहा है। अच्छा कितना कितना आ रहा है बताइए जरा। दोनों का अंडर रूट 15 फॉर क्रोमियम 3+ एंड मैंगनीज 2+। √16। हम्म तुम्हारा सागर क्या आया? बोलो बेटा। सागर बोलो क्या आएगा? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? अच्छा ये बताओ, एन की वैल्यू कितनी है क्रोमियम 3+ में? मुस्कान तुम बताओ। 3। 3। कैसे आई क्रोमियम की ऑक्सीडेशन? इस क्रोमियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो एस में 1 होता है और पी में 5 होते हैं। बोलो। यही होता है ना। तीन इसमें से निकाल दो इलेक्ट्रॉन, एक ये निकाल दो, एक ये, तो कितने बचे? 3 बचे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूले में रख दो 3 × 3 + 2। तो √16 हो। ये आंसर बिल्कुल सही है शुभी का। ऐसी मैग्नीज के लिए करो। मैग्नीज में बताओ क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है शुभी? सर उसके आ जाएगा उसके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बाकी डी ऑर्बिटल में उसके सिंगल ही फील्ड आ जाएंगे 5। हम्म तो 4s2 3d5। 5। तो अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालने बेटा, तो इसमें से निकलेंगे ना एस में से दो। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 5 आएगी। और जब ओके एन सर, की तो वैल्यू चेंज 5 आएगी तो म्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एन की अंडर जो रूट 35। value है, तो 5 × 5 + 2। तो यहाँ अंडर पे रूट 35। आएगा √7 × 5 35। तो ये आंसर √35 आएगा। ओके सर, मतलब पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स लीव करेंगे। हाँ एस में से लीव करते हैं ना, भरे भी उसी में पहले आते हैं और लीव जी भी। सर। ओके। यस सर। हम्म, तो लिख लिया सबने? चलिए अच्छा। Fe2+ और कॉपर 2+, इनका मैग्नेटिक मोमेंट घर से निकाल के लाइएगा।
होमवर्क में लिख लीजिए। चलें आगे। यस सर। मुस्कान लिख लिया क्वेश्चन। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। सब आसान आसान। अच्छा, इसकी यूनिट जो होती है बोर मैग्नेट्रॉन होती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये है यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है। इसको यस सर। नहीं। ओके। इसके बाद हाँ, ये हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका रीजन क्या है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का? स्मॉल साइज। दूसरा, अवेलेबिलिटी बिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट है, चाहे तो लिख सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तीन पॉइंट की वजह से हम ये लोग जो हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है टू बी? सर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। यस, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वेरी गुड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये हमारा अगला चैप्टर होगा। पूरा का पूरा इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसलिए यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला। उनकी शक्ल ऐसी होती है, बस ये देख लीजिए, जैसे डिब्बे में लिखा हुआ है। ये डिब्बे में जो लिखे हुए होते हैं ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। बोलो मुस्कान, समझ में आया? जी। क्यों बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्स? पूछ ले अगर क्वेश्चन, तो क्या रीजन देंगी आप? बोलिए जल्दी से। एक, इनका साइज छोटा होता है। दूसरा, इनके हाँ। डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और तीन रीजन के लिए क्या है? तीसरा रीजन भी बताओ तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी वेरिएबल होती है। एक ही एलिमेंट कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। बोलो, कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। चलिए, तो ये भी हमारा फिनिश हो गया। लिख लिया है, आगे चलूं? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये मैंने कल बता दिया था, कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाला। ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। देखना मुस्कान, कल बताया था मैंने, नहीं बताया था कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं? सर नहीं बताया था। नहीं बताया तो लिख लीजिए। आपने ज्यादातर एलिमेंट जो भी रिएक्शन देखे हैं उसमें जितने भी कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं वो सब के सब इसी के यूज किए जाते हैं।
कौन कौन से, जैसे आप देख चुके हैं, निकिल देख चुके हैं, प्लेटिनम देख चुके हैं, प्लेडियम देख चुके हैं, जिंक देख चुके हैं। हैं? और क्या देख चुके हैं? आयरन, मॉलिब्डेनम, ये सारे जो है हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसका रीजन भी लिखिए। रीजन क्या क्या है इसका? इसका भी वही रीजन है। एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऊपर लिखवाया था। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कई इसकी हो जाती है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट। ठीक है। यस सर। हम्म। और तीसरा, इसमें जो है एक पॉइंट और लिखा होना चाहिए था, वो शायद आगे लिखा होगा। हम्म। अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये तीन पॉइंट लिखेंगे आप लोग इसमें। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, और अवेलेबल। वैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी इसी वजह से हो पाता है क्योंकि डी ऑर्बिटल होता है। तो इनको अगर आप चाहें तो क्लब भी कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स को। हो गया, कैटालिटिक प्रॉपर्टी का भी काम खत्म। यस सर। हम्म। बस ऐसे ही है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स एंड अलॉय। हेडिंग डालिए जल्दी से, पहले इंटरस्टीशियल की, फिर अलॉय की। देखिए इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स कैसे होते हैं। ये मेरे जो है मान लीजिए मेटल्स हैं, उसके एटम्स हैं। ठीक है, ये मेटल्स के एटम है, उसका लैटिस है। तो इनके बीच में ये जो जगह खाली होती है, इसको हम लोग कहते हैं वॉइड। क्या कहते हैं शुभी? ये जो सो जगह वॉइड या फिर खाली है, इसको हम इक्वल कहते हैं स्पेस। वॉइड। वॉइड। दूसरे कलर ले लेता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ। इसको हम कहते हैं वॉइड। इन वॉइड में क्या होता है, छोटे एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, और आपका नाइट्रोजन, ये आकर के बैठ जाते हैं। इनको जो है आकर के जगह मिल जाती है बैठने की। ठीक है, ये आ जाते हैं यहाँ पे।
बोलिए, बात मेरी समझ में आ रही है? यस सर। तो ये जब आकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि इनकी डेंसिटी, एक तो लिखते रहिए, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरी, हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। चौथा, इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना? ये सारी प्रॉपर्टी इनकी हो जाती है। पांचवा, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल, पांचवा पांचवा, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। यानी ये फिर केमिकली ज्यादा रिएक्शन नहीं करते। इसीलिए देखिए, जो लोहा होता है उसके अंदर हम कार्बन वगैरह का जो है वो मिक्सिंग कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या हो जाता है, केमिकली लेस रिएक्टिव हो जाता है। उसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, आसानी से रिएक्शन भी नहीं करता है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ये सब चीजें होती है, नहीं होती? लोहे को आप जब स्टेनलेस स्टील बनाते हो यस सर। तो उसका जो है एग्जाम्पल यही है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है वो। ओके, चला जाए आगे। यस सर। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन को ट्रैप कर देते हैं इनसाइड दी क्रिस्टल लैसिड लैटिस। ये जो वॉइड्स हैं इनके बीच में, इनको लैटिस भी कहते हैं। यहाँ पे आकर के फंस जाते हैं। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, खाली बस ये आकर के घर बना लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं। ये जो क्रिस्टल लैटिस में आए हैं, नो बॉन्ड इज फॉर्म, नो बॉन्ड इज फॉर्म। कोई बॉन्ड इनके बीच में नहीं बनता है। कभी समझो कि उसमें आ जाके क्या बॉन्ड बनाते हैं, तो लिखोगे नहीं, बॉन्ड नहीं बनाते हैं किसी भी तरीके का बॉन्ड, चाहे वो आयनिक हो और चाहे वो कोवेलेंट हो। कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो जाएगा फिर या फिर नहीं होगा वो भी? नहीं बेटा, इसको एब्जॉर्प्शन से आगे का ये फिनोमिना है। ठीक है। ओके सर। इसको बाकायदा हम लोग फिजिकली बाहर से करवाते हैं। ठीक है ना? और एब्जॉर्प्शन में ओके इस सर। तरीके से ये माना जाता है कि कोई भी कंपाउंड या मटेरियल जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर खुद ब खुद जो है वो क्या हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। यहाँ पे हमें करवाना पड़ता है। ये देखिए, ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड हो जाता है। ठीक है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये केमिकली इनर्ट होता है। और इनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये भी पॉइंट लिख लीजिए, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। ये नहीं होता है कि वो कंडक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाए, कंडक्टिविटी सेम रहती है। लिख लिया? यस सर। हम्म। मुस्कान, तुमने भी लिखा? जी सर, लिख लिया। सागर? जी सर। क्या जी सर? सब चीज लिख ली है? अब बेटा, ये पढ़ने को तो एनसीईआरटी से तुम भी पढ़ सकते थे, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे ये है कि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो अंदर वाले बता दे रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आइंदा जो है वो आपको शॉर्ट नोट्स टाइप बन गया,
लॉन्ग पढ़ना होता है एनसीईआरटी से पढ़ लिया, और उसका शॉर्ट नोट पढ़ना है तो ये हो गया। ठीक है ना सुबी? यस सर। हम्म, चलिए, गुड। इसके बाद आते हैं एलॉय फॉर्मेशन की तरफ, तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट एलॉय फॉर्मेशन। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड और एलॉय में क्या फर्क होता है? इंटरस्टिशियल और एलॉय में ये फर्क होता है कि एलॉय के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही डिफरेंट आपस में मिक्स होते हैं। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे डी ब्लॉक में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे जो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं साइज में, वो जा करके ट्रैप हो जाते हैं उनकी खाली जगह में। यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से आपने क्या किया कि मान लीजिए आपने कॉपर लिया, और इसी के साथ इसी के साइज के बराबर का साइज जो है वो जिंक का है, दोनों का बराबर का साइज है। तो क्या किया, जो आपने दोनों का मिक्सचर ले लिया, दोनों के मिक्स कर दिया, दोनों को क्या किया, मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब क्या हुआ, एक जगह ये कॉपर एटम है तो उसके बगल में जिंक का एटम आ गया, उसके बगल में फिर कॉपर आ गया, फिर कॉपर आ गया, फिर जिंक आ गया। इस तरीके से जो है वो एक क्या हो जाता है, लैटिस बन जाता है। क्लियर हो गई बात मेरी? यस सर। इसके अंदर ये नहीं है कि ये जो वॉइड्स हैं यहाँ पर आकर के जिंक छुप गया, बैठ गया, उसका साइज ही इतना छोटा नहीं है कि इसके अंदर आ जाए। ठीक है ना? तो अच्छा, ये एलॉय क्यों बन पाते हैं, क्यों बना पाते हैं? इसलिए कि बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज, बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज, इनका साइज सेम होता है, इसलिए ये एलॉय बना पाते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। लिख लिया सब लोगों ने? जी देखिए। हम्म, तुमने लिखा सागर? यस सर, लिख लिया। अब इसमें देखो दो तीन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। ब्रास, पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक का बना होता है। ब्रॉन्ज, कांस्य जो होता है वो कॉपर और टिन का बना होता है। टिन का सिंबल क्या होता है, SN। कॉपर का है CuTu, इसका बना होता है। ब्रॉन्ज जो होता है, जिसको कांस्य हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलें आगे। यस सर। हम्म, अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लगे हाथों। क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? बताओ बेटा। ये लोग ये कर चुके हैं हम लोग। सर जब सेम कंपाउंड से ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन भी होता है, जैसे यहाँ मैंगनीज जो है +6 में है, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर के +7 में पहुंच गया, और यहाँ पे +4 में पहुंच गया। तो यहाँ पे हो और रहा है हमने। ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यस सर। दोनों हो रहा है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन, वेरी गुड। चलिए, और आगे चलते हैं। सर ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। हम्म, तो ये इनको वाले बेटा कि बिल्कुल एक्सप्लेन पढ़ करना के है। जाइए। तो बिल्कुल जी सिंपल है, सर। मैं और डिस्कस भी कर दे रहा हूँ, इसलिए आपको वैसे भी याद रहना चाहिए। अब ये सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स
ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे ये है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस ऑफ मेटल। तो ये हम थोड़ा सा अभी आगे चल करके इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। खास तौर से ये डाइक्रोमेट जो है, ठीक है, ये डाइक्रोमेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैसे बनता है ये प्रिपरेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब करेंगे हम लोग डिस्कस। अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या पर मैग्नेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसका ये ज्योमेट्री स्ट्रक्चर होता है ये भी डिस्कस करेंगे। हम्म। हाँ, ये देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो तीन कंपाउंड पूरे पूरे चैप्टर के अंदर यही दो तीन कंपाउंड हमें पढ़ना है। ये मैग्नेट आयन है MnO4 2 माइनस, और यही MnO4 2 माइनस की बजाय 1 माइनस हो जाए तो उसे पर मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। हम्म। ओके, फिर इसके बाद क्या है? हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक आ गया। तो ऐसा करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है तो इसको कर ही लेते हैं डिस्कस। यहीं पे कर लेते हैं, बुक में आसान हो जाएगा। यहीं पे समझा दूं या नोटबुक में समझाऊं? सर ये पे बेटर रहेगा। डायग्राम वगैरह समझने में भी आसानी रहेगी। तो बेटा देखिए, दो तरीके के हमारे पास हम क्रोमियम के दो ऑक्साइड्स हम लोग पढ़ेंगे। एक कौन सा है? CrO4 2 माइनस। ठीक है, इसको कहते हैं क्रोमेट आयन। ओके, और ये वाला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बताओ। Cr2O4, O4 आएगा, O7 आएगा। फिर 7 आएगा। O7। और कितने नेगेटिव चार्ज आएंगे इसमें भी? 2 माइनस चार्ज। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुस्कान सागर, क्या होगी? देखो इतना टाइम लग गया, इसकी भी +6 और यहाँ पर भी +6। चेक करो, सुभी यही आएगी। जी सर। डाइक्रोमियम को X मान लो, तो ऑक्सीजन कितनी है? 7, तो -2 × 7। और पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? -2। तो इसको सॉल्व करोगी तो X = +6 आ जाएगा। क्रोमियम 2 है ना, तो इसलिए 2X लिया जाएगा। यहाँ पर भी यही हो जाएगा। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, ये होता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसमें इस जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है उस पे नेगेटिव चार्ज है दोनों के ऊपर। ठीक है, लिख लिया? यस सर। गुड। अब देखिए, इसमें और क्या पूछ सकता है? इसका कलर जो होता है वो येलो होता है, और इसमें बड़ी एक खास बात है कि इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है।
सर ऐसी क्या खास बात इसके अंदर होती है? ये जो कलर होता है बेटा, ये पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। पीएच आप बढ़ा दोगे तो कलर येलो हो जाएगा, पीएच कम कर दोगे तो कलर ऑरेंज हो जाएगा। क्या कहा मैंने? कि अगर मुझे इन दोनों कंपाउंड को आपस में इंटरचेंज करना है तो मैं क्या करूंगा बताओ? ऑक्सीजन बढ़ा अगर देंगे या मैं कम कर देंगे सर? पीएच को, नहीं बेटा, ये खुद ब खुद एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। पीएच को मुझे खाली क्या करना है? पीएच को कम करना है। यानी पीएच को 7 से कम कर दो तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? किसमें? डाइक्रोमेट में। और अगर पीएच को मैं क्या कर दूं? पीएच को मैं, बोलिए, पीएच को मैं 7 से बड़ा कर दूं तो ये येलो हो जाए। क्रोमेट आएंगे। यानी ये एग्जिस्ट करता है बेसिक मीडियम में। पीएच 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक मीडियम हो गया ना? बोलो। पीएच 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक हो जाएगा ना? यस सर। और पीएच 7 से कम होगी तो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो सेम ही कंपाउंड जो है वो खाली पीएच बदलने से अपने आप को चेंज कर लेता है। कभी वो क्रोमेट बन जाता है, कभी डाइक्रोमेट बन जाता है। अगर आपने सॉल्यूशन में क्या किया, उसकी पीएच को बढ़ा करके बेसिक कर दिया तो वो क्रोमेट बन जाएगा। और एसिड डाल करके आपने उसकी पीएच को कम कर दिया तो वो खुद ब खुद डाइक्रोमेट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। देखो यहाँ पर भी +6 है, यहाँ पर भी +6 है। तो ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नो रिडॉक्स रिएक्शन। कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्लियर हुई बात? बोलिए। जी सर। हम्म। बल्कि ये किस कैसा रिएक्शन है? ये पीएच बेस्ड रिएक्शन है। पीएच चेंज होने से रिएक्शन चेंज हो जाता है। ज्यादा मुश्किल तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं? नो सर। बस। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और जब एसिडिक मीडियम होता है तो कलर जो है वो मेरा ऑरेंज होता है। और जब बेसिक मीडियम होता है तो कलर येलो होता है। ये बात याद रखनी है। एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, बेसिक मीडियम में क्रोमेट। अब इसके बॉन्ड वगैरह की डिटेल पढ़ते हैं दोनों की। तो ये बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन करिए तो फिर बॉन्ड की डिटेल पढ़ेंगे। ओके सर। हम्म, क्योंकि क्लास होने वाली है खत्म। यहाँ पे बॉन्डिंग एनसीईआरटी में गलत बनाई गई है। देखिए, एक होगा नेगेटिव चार्ज एक पे, दूसरे पे होगा नेगेटिव चार्ज, और बाकी दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ हो। ठीक है। और जब इसका फाइनल स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी ने गलत बनाया है। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये।